नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। अब सबकी निगाहें 7वें चरण में होने वाले चुनाव के प्रचार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 7वें चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। सोनभद्र और गाजीपुर में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया है और इस दौरान अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना भी प्रधानमंत्री ने साधा है। परिवारवादियों ने जनता को लूटा, योगी सरकार में माफियाओं ने अपने घुटने टेक दिए हैं। इन बातों को प्रधानमंत्री ने 7वें चरण के चुनाव प्रचार में दोहराया है। तो अब छठे चरण का मतदान कल होना है, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि अब 7वें चरण में भी जो कवायद है वो सभी पार्टियों के द्वारा तेज हो चुकी हैं और ऐसे में पार्टियों के बड़े चेहरे आपको 7वें चरण में होने वाले चुनाव को लेकर के प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आपको पूर्वांचल में नजर आएगी। योगी सरकार में माफियाओं ने घुटने टेक दिए, परिवारवादियों ने जनता को लूटा, ये कहते हुए अखिलेश यादव पर प्रधानमंत्री ने ये बड़ा हमला बोला है। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो गौर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। ये वो लोग हैं जो भारत के अपने टीके के विरुद्ध अफवाह फैलाते हैं। ये लोग ऐसे हैं जिनको टीका हम लगवाने के लिए लोगों के साथ जुड़ते थे, उसमें भी मुसीबत होती थी। ये वो लोग हैं जो हमारी सेनाओं के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। इन लोगों को क्या उत्तर प्रदेश के लोग वोट दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को मैं आज सोनभद्र आकर के, आपके जिले में आकर के मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपको इस परिस्थिति में जीने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, आजादी के बाद इन लोगों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला, आपको पीछे रखने का काम किया। ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना भाइयों, कभी माफ मत करना। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और न ही आप जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों का भला कर सकते हैं। लेकिन अनेक वर्षों तक जो सरकार में रहे, उन्होंने यहां की खनिज संपदा को मर्जी पड़े उतना लूटा और इन क्षेत्रों के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन भाजपा की एनडीए की सरकार सोनभद्र जिले, ऐसे जिलों को, जनजातीय समाज को किसी से पीछे नहीं रहने देगी। तो 7वें चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री के द्वारा आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के ऊपर यह बड़ा हमला बोला गया है, लेकिन इसी तरह से आप देख सकते हैं कि छठे चरण में कल वोटिंग होनी है और छठे चरण के बाद 7वें चरण में भी मतदान होना है और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो सबकी निगाहें हैं छठे और 7वें चरण पर ही टिकी हुई हैं। लेकिन इस बार का ये छठा और 7वां चरण कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है और प्रदेश की जनता इस बार छठे और 7वें चरण में किस पार्टी के साथ जाने वाली है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान मेरे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। शिवानंद राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शिवानंद राय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद विद्रोही जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है।
शिवानंद राय जी, सबसे पहले आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि छठा और सातवां चरण है। अब तो हम ये कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा जो चुनाव है हो चुका है, लेकिन छठा और सातवां चरण बहुत महत्वपूर्ण है 17 में, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा था। लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है कि कुछ चुनौतियां हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही है कि इस बार वो सत्ता में वापसी करने वाली है और उसमें एक बड़ी भूमिका पूर्वांचल के जिलों की रहने वाली है। आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं शिवानंद जी इस पर। अरे तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी 2017 से भी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। हम्म। और जितनी भी सीटों पे अभी चुनाव होना बाकी है, हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी के विकास पर जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है और सभी सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन शिवानंद राय जी, इसका आधार क्या है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं, जबकि इस बार समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि आप लोगों ने 5 साल जो सरकार चलाई उसमें जो वादे आपने किए जनता से उनको आप पूरा नहीं कर सके और इसलिए जनता में नाराजगी है। आपका आधार क्या है अगर आप कह रहे हैं कि आपका प्रदर्शन पिछली बार से भी बेहतर रहने वाला है? हम लोगों का आधार विकास है। हम लोगों का जो आधार है, भारतीय जनता पार्टी ने जो जितनी योजनाएं चलाई हैं देवतुल्य जनता जनार्दन के लिए, उससे जनता बहुत प्रसन्न है। और विकास तो आप भी देख रहे हैं, जितने भी रिंग रोड, हाईवेज या बिजली की पर्याप्त मात्रा में मिलना, और गरीब देवतुल्य जनता को जो अन्न वितरण का जो चल रहा है, सारी चीजें आपके सामने हैं। उसमें हमें क्या बताना है। चलिए अरविंद विद्रोही जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते 17 का जो चुनाव था 2022 में, उसमें क्या आपको लग रहा है कि बदला है? और चूंकि जो दावे हो रहे हैं वो दोनों ही तरफ से हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो इस बार फिर से 300 का आंकड़ा पार करेगी, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि सत्ता में वो वापसी करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो सफाया हो जाएगा और उसके कई आधार भी समाजवादी पार्टी देती है। आपको लग रहा है कि इस बार चैलेंजेस हैं? और अगर छठा और सातवां चरण भी हम देखें तो यहां पर भी आपको इस बार की तस्वीर या स्थिति क्या नजर आती है? आपका आकलन चाहता हूं मैं। इस 2022 का चुनाव जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर हो रहा है और वो मुद्दे शुरू से मैं आपके साथ भी चैनल में कह चुका हूं कि पूरा ये मुद्दा आधारित चुनाव हो रहा है। और मुद्दे कौन से थे? कानून व्यवस्था, विकास, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, स्थानीय बेरोजगारी और कोविड-19। सब लोग चुनाव चाहते थे, अभी भी चुनाव इस पर हो रहा है। और इसमें मुद्दे जो है तीसरे चौथे चरण के बाद 2 मुद्दे जुड़े। एक मुद्दा जुड़ा जो भगवा पर टिप्पणी हुई, सनातन धर्म के बाबाओं पर जो चिरंजीवी कह करके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा, ये भी मुद्दा जुड़ गया। और अब मतलब उसके बाद इन मुद्दों का प्रभाव 5वां, 6ठा, 7वां चरण में इसकी गहरी जो है, मुझको अंदेशा है कि इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। पहले के मुद्दे, जैसे पहले चरण में किसान आंदोलन का मुद्दा था, पक्ष और विपक्ष की बात थी, और सारे चरण में एक मुद्दा बहुत प्रमुखता से विपक्ष चाहता था कि उठे, लेकिन पता नहीं उस मुद्दे को उन्होंने डाइल्यूट कर दिया। और डाइल्यूट मुझे लगता है इसलिए कर दिया क्योंकि वो मुद्दा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, और वो मुद्दा है कोविड-19 का संकट काल। जिस तरह कोविड-19 के संकट काल का हर चरण में जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया है और योगी जी ने किया है कि वैक्सीन हमने लगवाई, और उसमें जो राशन 80 करोड़ लोगों को देने का, ये मुद्दे कंटिन्यूअस रहे। हर मुद्दे पर खेमेबंदी हुई है। कानून व्यवस्था का सवाल पहले चरण की पहली सीट से लेके अंतिम सीट तक रहेगा। और पूर्वांचल में एक बड़ा जो समर्थन समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिल रहा था, उसमें चूक मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो गई। मुख्तार अंसारी का परिवार लड़ रहा है समाजवादी पार्टी गठबंधन से, जबकि अखिलेश यादव जी ने जब राजनीति में आए थे तब भी वो डीपी यादव से लेकर के अभी पहले तक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और अपराधियों को पार्टी और संगठन में न लेने का एक साहसिक निर्णय उनका था। लेकिन इस चुनाव में, और अभी 2017 के पहले उन्होंने नकार दिया था सारे अपराधियों को, और फिर इस चुनाव में उनके गठबंधन से लोग लड़ रहे हैं। तो कानून व्यवस्था का जो मुद्दा था वो भी जो है विपरीत जा रहा है, और जो बुलडोजर का जिक्र इसीलिए बार बार और बहुत बिल्कुल नहीं। लेकिन अरविंद जी, ये चीज मैं आपसे इसलिए भी समझना चाह रहा हूं, क्योंकि 17 में जो जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, एक तो उसमें एक बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर हम लोगों ने देखा कि पूरी कैंपेनिंग थी।
दूसरा एक जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट था वो ये था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बहुत दूर थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए उनके द्वारा जो नहीं किया गया उसको बताते हुए उन्होंने जनता को एड्रेस कर दिया। लेकिन इस बार आपको नहीं लग रहा, क्योंकि इस बार आपको यह भी जवाब देना है कि आपने 5 साल में क्या किया है, तो आपको नहीं लग रहा कि कम से कम 17 वाली स्थिति को दोहरा पाना एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है भारतीय जनता पार्टी के सामने? अच्छा, मुझे बताना, देखिए 17 में हुआ क्या। 17 में अखिलेश यादव का सरकार बहुत बढ़िया चल रही थी। 2016 तक जितने विकास कार्य थे जो उनके काम थे वो बहुत अच्छे थे। लेकिन 2016 के शुरुआत से ही तो पार्टी में संगठन के अंदर विरोध शुरू हुआ, अंतर विरोध हुआ, युवा नेताओं पर प्रहार होना शुरू हुआ, युवा संगठनों को भंग किया गया, 3 युवा नेताओं को पार्टी से निष्कासन हुआ, फिर उनका वापस हुआ। वो उसकी परिणति ये हुई कि मुलायम सिंह यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट गए तो और समाजवादी घर बैठ गए जो मुलायम सिंह से जुड़े समाजवादी थे, और कांग्रेस से इनको गठबंधन करना पड़ा। वो टर्निंग पॉइंट था, वहां पर ही समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। अन्यथा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपने काम और मुलायम सिंह के बनाए हुए संगठन के बदौलत वापस 2017 में आ जाते। पार्टी का अंतर विरोध 2017 में अखिलेश यादव के लिए नुकसानदायक हुआ था। 2022 में बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी से तमाम मुद्दों पर नाराजगी थी, वो सपा को गठबंधन को फायदा होता। लेकिन जिस तरह से तमाम जो भाजपा के 2-3 नेता आए और खासकर ओपी राजभर, इनके जो बयान रहे उन बयानों ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन का अंततः नुकसान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के पास लोहिया के विचारों की, मुलायम सिंह के बनाए हुए संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज थी, लेकिन ये 3 लोगों के बयान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चुभ रहे हैं। और जनता में भगवा की जो टिप्पणी डिम्पल यादव जी ने की और अखिलेश यादव जी का जो बॉडी लैंग्वेज और जो टोन है वो उनको अच्छा नेता मानने वाले लोगों को चुभ रहा है। पूर्वांचल के बयान का और अंदर बहुत लोगों को साल रहा है, जो इन्होंने कहा कि जिनके परिवार नहीं होता है वो जनता का दुख दर्द नहीं जानते हैं। जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी परिवार नहीं था, वो परिवारवाद के खिलाफ थे। नारायण जी के भी बिल्कुल और समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी जी, वो भी परिवार उनका नहीं है। लेकिन इन सभी लोगों के समाज के प्रति जो कर्तव्यपरता है और जो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है, लोगों के प्रति समर्पण है, वो किसी से कम नहीं। और पूर्वांचल में कोई भी ऐसा परिवार खानदान नहीं होगा जहां कोई ना कोई अविवाहित न रहता हो। वहां पर हर परिवार में, खानदान में ऐसे लोग हैं। तो ये बयान भी अंदर बहुत लोगों को चुभ रहा है। अब इस बीच अमित पांडे जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित जी, आपका भी स्वागत है। अमित जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, 17 और 22 तक आते आते परिदृश्य में क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अरविंद जी कह रहे हैं कि मुद्दे भले ही कुछ उठाए हों विपक्ष ने, लेकिन वो इंपैक्ट दिख नहीं रहा जनता के बीच में। क्या आप भी इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लग रहा है कि नहीं, इस बार चुनौतियां 17 से बहुत ज्यादा हैं 22 के अंदर, और समाजवादी पार्टी जो दावे कर रही है उसको भी आप कैसे देखेंगे, उसका आंकलन और भारतीय जनता पार्टी के अपने दावों का? अमित जी, आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं इस पर। देखिए, जो अभी तक की जो परिस्थितियां दिख रही हैं चुनाव, उसमें कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी गेनिंग पोजीशन में दिखती है। और ये जिस तरीके का प्रयास चल रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर और जो कोविड का कार्यकाल, इन सारी चीजों को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर में सरकार की स्थिति अच्छी रही है। लेकिन बेरोजगारी के मामले में, छुट्टा फसलों के मामले में, कहीं ना कहीं अव्यवस्था के मामले में सरकार कटघरे में खड़ी है। जिस तरीके से क्लीन स्वीप मिलनी चाहिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है, या इनके लोग उसको नहीं पहुंचा पाए, और या समाजवादी पार्टी ने और अच्छे ढंग से उस चीज को मोबिलाइज किया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के साथ भीड़ इकट्ठा हो रही है, या आम जनमानस से जब आप बात करते हैं, वो बात तो करते हैं कि साहब योगी जी की सरकार ठीक है, मुख्यमंत्री ईमानदार है, और लेकिन जो काम को लेकर के बातचीत होनी चाहिए, जिस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट दिखने चाहिए या छोटे प्रोजेक्ट दिखने चाहिए, जितने कागज पे दिख रहे हैं धरातल पे उतने दिखे नहीं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जैसे पीछे का चुनाव एक तरफा होता था। इससे पहले जब 17 का आप पूछेंगे, 17 में क्लियर था मैसेज कि सरकार नहीं आ रही है, रिपीट नहीं हो रही।
लेकिन इस 22 के चुनाव में हम ये क्लियर कट कहने की स्थिति में नहीं है कि सरकार नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं ये कहती है कि लड़ाई संघर्ष है, एकदम नेक टू नेक फाइट है। लेकिन एक परिदृश्य जो हम लोग पीछे के चुनाव में देखते आ रहे हैं और आज जो छठे चरण में हम देख रहे हैं, छठा चरण पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी है, गृह जनपद भी है, उनके जो पूर्वांचल का पूरा बेस है, राम मंदिर से लेकर के अयोध्या, काशी, दोनों सब कुछ यहीं पे है। इसलिए ये चुनाव इनका बहुत बेहतर होना चाहिए। लेकिन इनके दो जैसे अयोध्या में रामचंद्र राजभर और लालजी वर्मा इनसे समाजवादी से जुड़ गए हैं। देवरिया के अंदर जो है स्वामी प्रसाद जी का समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। बसपा के विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में जुड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। ऐसी स्थिति में देखते हुए ये चुनाव लगातार नेक टू नेक फाइट की तरफ जा रहा है। एक क्लीन स्वीप बना तो भारतीय जनता पार्टी की दिखती है और ना ही जो है समाजवादी पार्टी की। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास होने के लिए कुछ नहीं था, जो कुछ है अचीव करना। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी गेनिंग पोजीशन में है और जिस तरीके से एक तरफा लड़ाई में है, उसमें कुछ भी क्लियर कट कहना अभी तक के लिए बहुत न्यायोचित नहीं होगा। हम लोग 10 तारीख का इंतजार करें, लेकिन दोनों लोग जो है अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और नहीं, बिल्कुल। और अमित जी, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर है कि जब ये इस तरह की सिचुएशन हो तभी सही मायने में पक्ष और विपक्ष दोनों की जो स्थितियां हैं उनका सही आकलन होता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए और आप लोगों ने इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि पार्टियों की अपनी अपनी जीत के दावे हैं और जीत के जो दावे पार्टियां कर रही हैं उस पर मोहर जनता को लगानी और देखना यह है कि इस बार 22 के चुनाव में जनता ने आखिर किसको सत्ता में वापस लाने का मन बनाया है। 10 मार्च का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।